डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जिस तरीके से हम क्लास वाइज जो एनसीईआरटी है और जो एससीईआरटी है वो कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, हमने 6 क्लास की एससीईआरटी को कंप्लीट भी किया है। तो उनके साथ साथ क्या है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती हुई चलेगी। ठीक है, इसीलिए आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपका जो 68th फेज़ हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका 12 तारीख को हुआ था, 12 फरवरी को हुआ था। उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस का मतलब ये नहीं कि हम सिंपली सिर्फ टिक लगाते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है। हम उन्हें डिटेल में देखेंगे थोड़ा, और जो भी उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जो आप टॉपिक हैं वो आपको क्लियर होते हुए चलेंगे, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और किसी टॉपिक पे अगर आप अटकते हो, आपको समझ नहीं आता है, तो आप उसको फिर पढ़ सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे उस एग्ज़ाम के साइंस के, वो मैंने सारे यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो देखिए, गति को मतलब स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया है, तो वो है आपके न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया है। इसके बाद अगर हम गैलीलियो की बात करें, तो गैलीलियो ने क्या है, जो भी हमारे शनि के पास जितने भी छल्ले हैं, या फिर बृहस्पति के पास चंद्र हैं, जो चांद हैं, उनके बारे में, शुक्र के पास कितने चरण हैं, इन सारी बातों के बारे में गैलीलियो ने बात की थी। और जो कुइपर हैं, ठीक है, कुइपर ने क्या है, इनको फादर ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब ग्रहों का जनक कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका बी, न्यूटन। ठीक है, और मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि आपकी जो आवर्धक कांच होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें किस तरीके के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वहाँ पे आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि आपके कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, सारी लाइट को एक जगह फोकस कर देते हैं। ठीक है, बीच में से ये मोटे होते हैं और किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप से बड़ा दिखाने में मदद करते हैं, इसीलिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ये दूर की नज़र ठीक करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हाइपर मायोपिया जो हो जाता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमको दूर का चश्मा है तो हम वहाँ पे कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? हमारे डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। मतलब क्या है, ये लाइट को फैला देते हैं। जैसे कि ये लाइट को एक जगह फोकस कर रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं, फैला देते हैं। ये बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, और ये बीच में से मोटे थे, किनारों से पतले थे। ये पास की नज़र को ठीक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपकी पास की नज़र कमज़ोर है, मायोपिया आपको, तो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी बता देती हूँ। देखिए, कॉनकेव मिरर होता है हमारा इस तरीके का, जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, जो कि हमारा क्या है, इस तरीके से जो बाहर से उठा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉनकेव ही बता देती हूँ। कॉनकेव की शेप होती है इस तरीके से, जो अंदर से धंसा हुआ होता है। आप चम्मच से समझिए, जो जिस चम्मच की तरफ से हम खाते हैं वो हमारी क्या होती है, कनकेव साइड होती है। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो देखिए, कनकेव मिरर हमारे शेविंग मिरर के रूप में यूज़ होते हैं, हेडलाइट के अंदर। ठीक है, टॉर्च के अंदर, या फिर हेडलाइट बोल लीजिए, शेविंग मिरर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए शेविंग मिरर। ठीक है, तो शेविंग मिरर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। अब हम थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं चम्मच की उल्टी साइड, ये जो पीछे वाली साइड होती है चम्मच की, वो होती है हमारी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो व्हीकल्स जो होते हैं, उनके जो मिरर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
आपको चारों चीज़ क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, जो भी है ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, चारों चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये निम्न में से अनबूझा चूना किसको कहते हैं। अनबूझा चूना किसको कहते हैं, तो देखिए अनबूझा चूना कहते हैं हम CaO को, ठीक है, CaO को कहते हैं। अब CaO को हम जान लेते हैं थोड़ा। तो देखिए जो CaO है उसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं, दोनों नाम आप याद रखिएगा। जब हम CaO को हीट करते हैं अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब हम पूरे इसका जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उस तक जब हम इसको हीट कर देते हैं तो ये एक ब्राइट लाइट देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि ब्राइट लाइट रिलीज करता है जब हम उसको हीट करते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो CaO है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन लाइम लेक विच हैव बीन एसिडिफाइड बाय एसिड रेन टू न्यूट्रलाइज एसिड इन लेक। तो ये क्या है, जो भी हमारे लेक होते हैं जो कि एसिड रेन की वजह से एसिडिफाइड हो जाते हैं, उनके अंदर एसिड हो जाता है, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं जिससे कि क्या है ये उस पानी को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परमाणु के नाभिकीय में कौन से कण होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है एटम की, और एटम के न्यूक्लियस की बात की जा रही है कि वहाँ पे कौन कौन से कण मौजूद होते हैं। तो देखिए जो हमारा एटम है उसके अंदर जो हमारे नाभिकीय में जो कण होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो है थर्ड, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये हमारा इसका नाभिकीय मतलब कि सेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर ये जो प्लस प्लस हैं ये हैं हमारे सारे के सारे ये हैं हमारे क्या हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं। और हमारे क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, आप याद रखिएगा, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नेगेटिव, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रल, ठीक है। N से न्यूट्रल, E से नेगेटिव और P से पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, और यहाँ बाहर भी नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से नाभिकीय में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नाभिकीय में हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरीके से कुछ होता है ये, और यहाँ बाहर भी ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा पीतल का घटक है। पीतल माने हो गई आपकी ब्रास, तो ब्रास किससे मिलकर बनता है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आपका ब्रास है वो मिलता है बनता है आपके जस्ता और तांबा से, और जस्ता और तांबा मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए तो ये इससे आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जो सबसे मेन पूछे जाते हैं। ब्रास जो कि कॉपर और जिंक से बनता है, मैंने आपको बताया भी। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांसा आपका किससे बनता है, तो ये तांबा और टिन को मिला के बनता है। स्टील मतलब इस्पात, इस्पात आपका लोहा और कार्बन को मिला के बनता है। ये तीनों पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंकाल के वे हिस्से जो मोड़े जा सकते हैं वे हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, तो वो कौन से होते हैं। तो आंसर आपको नीचे दिख रहा है, कार्टिलेज। कार्टिलेज वो हिस्सा है जो कि क्या है, हड्डियों की तरह क्या है, सख्त नहीं होता, जिसको मोड़ा जा सकता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जो आपके कान के नीचे प्रेजेंट होता है जिसको आप इजीली दबा सकते हो, ठीक है, मोड़ सकते हो, तो ये आपका किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। अब हम तीनों को एक बार जान लेते हैं कि ये वर्टिब्रे क्या है और कार्पल्स क्या है और कार्टिलेज, तीनों को ही जान लेते हैं। देखिए तो कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन्स, ठीक है, एक्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट योर बॉडी। कार्टिलेज एट द एंड ऑफ योर बोन reduces friction and prevents them from rubbing together when you use your joint made up specialized cell chondrocytes। एक तो आपको ये याद रखना है जो कार्टिलेज है वो आपका क्या है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या है आपके जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कार्टिलेज किससे मिलके बनता है, तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्पल बोन्स क्या होती हैं, तो कार्पल बोन्स आपके रिस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये 8 इरेगुलर शेप्ड बोन्स होती हैं जो कि आपकी रिस्ट में प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रे क्या होता है, तो वर्टिब्रे क्या है, बैकबोन ऑफ द स्पाइन इंक्लूड, इसके अंदर क्या है, ये सर्विकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रल स्पाइन एंड टेल बोन। ईच वर्टिब्रा इज सेपरेटेड बाय डिस्क।
तो ये आपकी जो पीछे जो आपकी स्पाइन होती है, बैकबोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये किस किस से मिलके बनती हैं, तो ये आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो इसके अंदर जितने भी आपके सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे C1 to C7 को सर्विकल स्पाइन बोलते हैं, T1 to T12 को थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, L1 to L5 को लंबर स्पाइन बोलते हैं, इस तरीके से। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे सर्विकल स्पाइन इज C1 to C7, C7 to C10, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए C1 to C7 हमारा होता है सर्विकल स्पाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका लिम्फोसाइट, जो कि आपका क्या है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। तीनों को जान लेते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब क्या है। तो देखिए आंसर है इसका लिम्फोसाइट। तो देखिए लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को ही हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाइट ब्लड सेल का सेकंड नेम क्या है या लिम्फोसाइट का सेकंड नेम क्या है, तो वाइट ब्लड सेल, ठीक है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम विच हेल्प योर बॉडी टू फाइट डिसीजेज एंड इन्फेक्शन। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी को हमारे इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं और डिसीजेज होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। प्लेटलेट्स क्या हैं, तो प्लेटलेट्स आर द टाइनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प योर बॉडी फ्रॉम क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा खून निकल रहा होता है, हमें चोट लग जाती है, तो वहाँ पे खून को जमाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो प्लेटलेट्स हैं। इफ़ वन ऑफ योर ब्लड वेसल गेट डैमेज, इट सेंड आउट सिग्नल टू द प्लेटलेट देन रश टू द साइट ऑफ डैमेज एंड फॉर्म अ प्लग क्लॉट टू फिक्स द डैमेज, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे बात की गई है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको कोई चोट लगी है, चोट लगने के बाद वो कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो कि क्या है आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी, तो वो कौन होंगी, प्लेटलेट्स होंगी, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, तो रेड ब्लड सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग टू योर बॉडीज टिश्यू। योर टिश्यू प्रोड्यूस एनर्जी विद ऑक्सीजन एंड रिलीज अ वेस्ट आइडेंटिफाइड एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। योर रेड ब्लड सेल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट टू योर लंग्स फॉर योर एक्सेल। तो रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है कि ये आपका क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का फ्रॉम योर लंग्स टू योर बॉडी टिश्यू, ठीक है, उसका काम करती हैं। और जितनी भी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट होती है, उसको क्या है, लंग्स से लेने का काम करती हैं, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मतलब एक्सहेल करने के लिए निकालने का काम कौन करता है, तो रेड ब्लड सेल्स करती हैं। तीनों के आपको फंक्शन पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहता है। तो देखिए वो ऑप्शन क्या है आपका, ए शैवाल और कवक। आप जानते हैं कि लाइकेन और फंजाई में, ठीक है, एक लाइकेन है और एक फंजाई है, इनके बीच में हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसको हम सहभागिता कह सकते हैं। तो वो क्या है, एक फंजाई और एक शैवाल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें क्या है, एक दूसरे की दोनों हेल्प करते हैं, एक दूसरे का दोनों नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक की गंध किसके समान होती है। एसिटिक एसिड है यहाँ पे, तो एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो किसके समान होती है, तो वो सिरका के समान होती है। सिरके के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। हम ये चारों पांचों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एसिडिक एसिड जो है उसका जो नाम है दूसरा वो है इथेनोइक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इन सब के मैंने बताए हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH, और ये विनेगर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड को हम इथेनोडोइक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C2H2O4, और ये टोमेटो में मिलता है, ठीक है। मैलिक एसिड का फॉर्मूला है C4H6O5, और ये एप्पल और मैंगोज के अंदर मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन C भी बोलते हैं, और ये हमारे लेमन और ऑरेंजेस में मिलता है। फॉर्मिक एसिड को हम मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है HCOOH, और ये एंट के स्टिंग में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके ये जो फॉर्मूले हैं ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट में भी आएगा, जिसमें पूछा गया है कि ऑक्सैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, मैंने एक भी कहीं इधर उधर से नहीं लिया है, सारे के सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार से मिलकर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल, उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल पूछे गए हैं, मतलब कौन से ऐसे दो हैं, तो आपको सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम पता होने चाहिए। तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सारे ये हैं, जैसे Al2O3, PbO, ZnO और SnO, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने ये सारा देखा, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा Al2,3 ZnO, मतलब बी ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Al2,3 और ZnO, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नेम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसका आंसर है ये मैं आपको बता देती हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, ठीक है। आंसर डी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे मैंने आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो सारे बताए हुए हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन डायमंड क्या है, क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, और जो ग्रेफाइट है वो क्रिस्टलाइन तो है लेकिन ओपेक है, शाइनी सबस्टेंस है। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, इसकी हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। डायमंड क्या है, डजंट लीव एनी मार्क ऑन पेपर, लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर, इसलिए हम इसको पेंसिल की तरह पेंसिल में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, इसके अंदर sp2 मिलता है। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ये आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में ऐसे कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। देखिए, विद्युत चालकता समान नहीं होती, क्योंकि हमारा हीरा क्या है, बैड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है, तो ये गलत हो गया। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हीरा के पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास sp2 है, तो ये चीज़ भी हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। ये दोनों गलत हो गए। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हीरा हमारा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ही गलत हो गए हैं यहाँ पे। तो इसमें से ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो आंसर बचता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से वह कौन सा क्लोरोप्लास्ट का लक्षण है जो स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अब देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द टू ऑर्गेनेलीज हैव डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पे आपसे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके पास अपने खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं। और ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर जिसके पास खुद के डीएनए आरएनए होते हैं। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डबल हेलिकल होता है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर भी दिया है मैंने आपको यहाँ पे, ये डीएनए का। तो एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो डीएनए है उसके अंदर ये जो बेस पेयर पाए जाते हैं इस तरीके से, जैसे कि ग्वानिन और साइटोसिन का होता है, और थाइमिन और एडेनिन का होता है, ठीक है। तो ये जो बेस पेयर हैं ये दोनों बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए बेस पेयर किससे जुड़े होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है यहाँ पे गैस कर लीजिएगा। तो देखिए कौन सी है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और वो कौन कौन सी गैसेज है, सबसे पहले आपको सारी गैसेज के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस के अंदर कौन कौन सी गैस इंक्लूड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, तो टू मच ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज कैन कॉज अर्थ एटमोस्फियर टू ट्रैप मोर एंड मोर हीट, दिस कॉज अर्थ टू वार्म अप, ठीक है। तो देखिए, ये जो गैसेज होती हैं, जिन भी गैसेज के मैंने नाम बताए, ये गैसेज क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन क्या है, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ के ऊपर ये जितनी भी गैसेज हैं ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, सन से ज़्यादा जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और क्या करती हैं, इसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। इस वजह से क्या है, अर्थ के टेम्परेचर को ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, एक पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन निश्चित आयतन होता है, इसका उदाहरण है। तो यहाँ पे आपसे सिंपली सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है,
ठीक है। तो देखिए कार्बन, स्टील और क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, तो देखिए ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका क्या है निश्चित आकार तो नहीं है लेकिन उसका निश्चित वॉल्यूम है, तो वो है मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों चारों की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो देखो इसके पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट मास भी होता है, इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लिक्विड के पास जैसे अभी हमने जो ऑप्शन था हमारा मिट्टी का तेल, तो देखिए इसके पास डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट मास भी होता है, क्लोज पार्टिकल होते हैं लेकिन सॉलिड से थोड़े कम होते हैं और काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। गैस के पास ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट मास ज़रूर है, पार्टिकल क्या है बहुत दूर दूर होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अम्लीय धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो जो हमारे एसिडिक कंपाउंड होते हैं जब वो कार्बोनेट से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? आंसर है इसका CO2। अब हम इसके बारे में देख भी लेते हैं थोड़ा। तो देखिए व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन चॉक, लाइमस्टोन एंड मार्बल, और सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेड, द कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज बबलिंग ड्यूरिंग रिएक्शन विच ऑब्जर्व फिजिंग। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्या रिलीज करते हैं जब हमारे एसिडिक कंपाउंड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो वो रिलीज करते हैं हमारा सॉल्ट, ठीक है, वाटर, ठीक है, एंड आपकी CO2, ठीक है, ये करते हैं। और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करती है, बबलिंग करती है यहाँ पे, मतलब बबल्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको हम फिजिंग जैसा दिखता है, ठीक है। तो वो कब होता है, जब हमारे एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो आवेशित कण कौन सा है, तो वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा बीटा किरण, ठीक है, बी आंसर है इसका, ठीक है। और वो कैसे है अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर एक्सेलरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट कैरी हाई एनर्जी एंड डू नॉट हार्म ह्यूमन बॉडी। तो देखिए कैथोड रेज जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ज़्यादा एनर्जी कैरी नहीं करती हैं और ये ह्यूमन बॉडी को हार्म भी नहीं करती हैं। लेकिन बीटा रेज क्या होती हैं, वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं और क्या करती हैं, इवन पेनिट्रेट एंड डैमेज ह्यूमन सेल्स, ये ह्यूमन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होकर उनको ख़राब बिल्कुल डैमेज कर सकती हैं। बीटा रेज आर प्रोड्यूस बाय डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनके क्या है, उनके डिके से क्या होते हैं, रिलीज होती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ऊपर कि कौन से रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण निकलते हैं, तो वो होते हैं बीटा किरण, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, पेनिट्रेशन पावर इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, अल्फा की सबसे कम होती है अल्फा की, कम वाले रेज में है, फिर होती है बीटा की और गामा की। मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है, गामा की, उससे कम है बीटा की और सबसे कम है अल्फा की। और अगर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें, ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब होता है कि एटम को तोड़ने में जो एनर्जी जो ज़्यादा रिलीज करेगी, ठीक है, जिससे जल्दी एटम को कौन ज़्यादा आयनाइज कर पाएगी, तो सबसे जो ज़्यादा है वो है अल्फा, उससे कम है बीटा और सबसे कम है गामा। तो ये दोनों सीरीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्वनि की कर्कशता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्वनि की कर्कशता को हम इंग्लिश में बोलेंगे श्रिलनेस। तो आपको लाउडनेस और श्रिलनेस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे इसका ऑप्शन है सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। तो देखिए पिच और श्रिलनेस ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ठीक है, जो श्रिलनेस है साउंड की, वो कैसे पता पड़ेगी? देखो ए हायर फ्रीक्वेंसी साउंड हैज़ हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो श्रिलनेस हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो हमारी श्रिलनेस लो होगी, ठीक है। लाउडनेस हम किसके द्वारा पता करते हैं? तो एम्पलीट्यूड के द्वारा। श्रिलनेस को हम फ्रीक्वेंसी से पता करते हैं और लाउडनेस को हम एम्पलीट्यूड के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना हमारा साउंड लाउड होगा, जितना कम हमारा एम्पलीट्यूड होगा उतना हमारा कम लाउड होगा। तो लाउड और पिच और लाउड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सूर्य की डैश तरंग को अवशोषित करता है, तो कौन से को अवशोषित करता है, तो ये करता है आपके लाल और नीले को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, तो देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू इज द हाई एनर्जी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, सो लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच एक्साइटेशन एंड एक्सप्लेन्स एब्जॉर्प्शन पीक इन द ब्लू. Red wavelength are lower in energy and only boost electron to lower energy level that can blue light. Green light is absorbed but reflected making plant appear green. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लू लाइट है उसकी क्या है, वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और क्या है जो रेड लाइट है वो हमारी क्या है, उसके पास लो एनर्जी होती है, ठीक है। और जो हमको प्लांट ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, तो जो ग्रीन लाइट होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब, तो ग्रीन लाइट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बट रिफ्लेक्टेड, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है लेकिन रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करती है तो हमको क्या है, प्लांट का कलर ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा विजिबल कौन सा कलर है और सबसे कम विजिबल कौन सा कलर है, तो हम जैसे विबग्योर याद रखते हैं ना, विबग्योर, इस तरीके से ये तो हमारा स्पेक्ट्रम है पूरा। और अगर सबसे ज़्यादा जिसकी विजिबल लाइट कौन सी है, तो वो है हमारी रेड, और सबसे कम विजिबल कौन सा कलर है, तो वो है वायलेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो शुष्क HCl है वो लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, तो क्यों नहीं बदलती, इसका आंसर है आपका थर्ड, ठीक है, सी आंसर है इसका। अब ये क्यों नहीं बदलती, तो जो ड्राई HCl है वो क्या है, इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि जो है वो बिकॉज एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो क्या है, इसके पास हाइड्रोजन आयन्स की कमी होती है, जब हाइड्रोजन आयन होंगे जब ही ये क्या करेगी, रंग बदलेगी। तो जब हमारे पास वाटर होगा उसके अंदर हमारे हाइड्रोजन आयन्स होंगे तो क्या है, वो चेंज करेगी कलर, लेकिन बिकॉज यहाँ पे वाटर की एब्सेंस है तो यहाँ पे वो चेंज नहीं करेगी। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सबस्टेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस इट विल नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर। तो यहाँ पे भी आपसे ऑप्शन में बोला गया है कि कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे और H3O आयन H3O पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर रंग बदलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सक्शन पुल के कारण पानी पेड़ों में ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका कारण क्या है, तो कारण है इसका वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए ऊपर तक कैसे पहुंचता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन फोर्स, इनको ये एक ही नाम है, इज द फोर्स विच एड्स इन ड्रॉइंग द वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये क्या है, सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ये जो जड़ों से पानी को ऊपर लीव्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एंड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये पानी क्या है, फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है। एंड एक्सेस वाटर इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, और जो एक्सेस वाटर है वो पत्तियों के ऊपर आ जाता है और वो फिर क्या एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये किससे जाता है, तो थ्रू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो पत्तियों के ऊपर जो हमारी ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा है ये बंद होते हैं, खुलते हैं, रंध्र छेद जो हमारे खुलते हैं बंद होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं, किसकी हेल्प के द्वारा होते हैं, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये होते हैं आपकी गार्ड सेल्स के द्वारा, ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आपसे मैंने कहा था वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसके फॉर्मूले का नाम बताइए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है पूरा खोल के कि HOOCCOOH कौन सा अम्ल है, तो ये है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है आपका, ऑक्सैलिक अम्ल, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2O4। तो देखिए यहाँ पे 2 C हैं, ठीक है, 2 H हैं और O हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो ये आपका ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस में इन्वॉल्व होती है, किस ऊर्जा को परिवर्तित करने में, तो इसका आंसर है एक गतिक ऊर्जा को, मतलब काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी कौन सी फोर्स यूज होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स यूज होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स हमारी कब लगती है, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं जो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी ज़मीन से टच हो रहा है, रखा हुआ है, तो उनके बीच में क्या है, जैसे कहते हैं कि जो बॉल है, बॉल हमने ऐसे फुटबॉल में पैर मारा और वो आगे जाके थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, तो वो क्यों रुक जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया भी गया था फ्रिक्शन
converts kinetic energy into thermal energy. When two objects are in contact, friction will act with these two objects, so this friction will oppose the motion of the two objects and converting kinetic energy to नॉन मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ हीट और थर्मल एनर्जी। मतलब कि क्या है, जब ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है और क्या करता है, अपोज द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, तो उनके मोशन को क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, और ये आपका 2022 का जो पेपर आया था, ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे, होप आपको सबके सब समझ आए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं अपने से खुद से, अगर आपको कुछ नहीं आया हो इसमें, इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।